हिंदी की सबसे छोटी इकाई को क्या बोलते हैं? तो फिर पद और पदबंध क्या होता है? नमस्कार, मेरा नाम है भारती और स्वागत है आपका मेरे चैनल विद्या बाय भारती। तो जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, आज से हम हिंदी बी, जो कि सीबीएसई का सिलेबस है, 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए आज टॉपिक 1 बाय 1 लेकर हम शुरू करेंगे। सबसे छोटी इकाई को क्या बोलते हैं? वर्ण। और वर्ण क्या होते हैं? वर्ण होते हैं इंग्लिश के लेटर या साउंड्स, और ये हिंदी की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी यूनिट होती है। इसकी जरूरत कहाँ पड़ती है? जब भी हम कुछ भी बोलते हैं, किसी भी चीज का उच्चारण करते हैं, डिक्शन करते हैं, तो उस पर जो ध्वनि निकलती है, किसी भी चीज का उच्चारण करने पर जो ध्वनि निकलती है, उसे हम वर्ण कहते हैं। और हिंदी में वर्ण का अर्थ होता है ध्वनि या शब्द, दैट इज ध्वनि, साउंड, शब्द, कोई भी आपका एक लेटर जिसको हम लेकर चलेंगे। तो ये है हिंदी में, इसे हम वर्ण कहते हैं। आज हम हिंदी वर्णमाला की बात करेंगे। इंग्लिश में तो आपको पता है ना कितने अल्फाबेट्स होते हैं? या राइट, दे आर 26 अल्फाबेट्स इन इंग्लिश। पर हिंदी की वर्णमाला कैसे बनती है? उसमें तो बहुत सारे हैं। आ भी आ जाता है, का भी आ जाता है। अब कैसे समझे इस चीज को? चलिए आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। हिंदी की वर्णमाला बनती है स्वर और व्यंजन से। अब ये स्वर क्या है? स्वर होते हैं आपके इंग्लिश के वॉवल्स। इंग्लिश के वॉवल्स आपको मालूम है ना, A-E-I-O-U, ठीक है। और व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं इंग्लिश के कॉन्सोनेंट्स। A-E-I-O-U के अलावा जो 21 हमारे अल्फाबेट्स बचते हैं, वो होते हैं हमारे इंग्लिश के कॉन्सोनेंट्स, और हिंदी में हम उनको बोलते हैं व्यंजन। सो स्वर इज इक्वल टू वॉवल्स एंड व्यंजन इज इक्वल टू कॉन्सोनेंट्स। एक चीज क्लियर हो गई। अब स्वर कितने होते हैं और स्वर क्या है? स्वर वो ध्वनि है जिसकी हमें जरूरत पड़ती है किसी भी चीज को, किसी भी शब्द को बोलते हुए, किसी भी शब्द का उच्चारण करते हुए हमें स्वर की आवश्यकता पड़ती है। तो ये हमारे पास हिंदी में मूल रूप से होते हैं 11 स्वर। कौन से? आपको पता ही है। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, फिर एक आता है रा ऋषि के लिए, फिर आता है छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ए, बड़ा ए, छोटा ओ, बड़ा ओ। तो ये हो गए हमारे मूल रूप से 11। इसके अलावा दो और होते हैं। अंगा वाला, जिसे आप अंगूर में यूज करते हैं, अनुस्वार, और एक होता है विसर्ग वाला, जिसे हम अतः, प्रातः में यूज करते हैं, वो जो 2 बिंदी होती है। ये होते अयोगवाह। तो ना तो ये स्वर में आते हैं और ना ये व्यंजन में आते हैं, ठीक है। इन दोनों को हम ऐसे ही लेके चलते हैं। इसके बाद व्यंजन। व्यंजन क्या होते हैं? वो जो आपकी काखा वाली टेबल होती है ना, क ख ग घड़ा, फिर च छ ज, इस तरह से करके ये आपके 33 व्यंजन होते हैं। और अगर हम इनमें 6 व्यंजन और लगा दें, 4 तो होते हैं संयुक्त व्यंजन, श, त्र, ज्ञ और श्र। क्ष कौन सा? क्षत्रिय, त्र त्रिशूल, ज्ञ ज्ञानी, और श्र आपका श्रमिक वाला। इनको हम बोलते हैं संयुक्त व्यंजन, ये 4, क्योंकि ये 2 व्यंजनों के मेल से बनते हैं। और इसके बाद आपका आता है जो आपका बाकी 2 व्यंजन होते हैं, ड़ और र, इनको हम बोलते हैं द्विगुण व्यंजन, ठीक है। इनको मिला के हो जाते हैं आपके 39 व्यंजन। अब स्वर और व्यंजन कनेक्टेड कैसे है? देखिए, जो स्वर होते हैं ना, वो व्यंजनों को बोलने में मदद करते हैं। जैसे आप इंग्लिश में देखते हैं कि नॉर्मली सभी नेम्स में कहीं ना कहीं कोई ना कोई वॉवल जरूर आता है। आप कोई भी नाम उठा लीजिए, अमित, ए और आई आ गया, किरण, आई और ए आ गया। आप कोई भी नाम उठाइए, उसमें आपको कहीं ना कहीं एक ना एक वॉवल जरूर मिलेगा, और ये आपका मोस्टली चलता ही है। हिंदी में जब हम व्यंजनों को बोलते हैं तो हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। वो मात्राओं के रूप में प्रयुक्त होते हैं। जैसे कि मेरा नाम है भारती, तो भा हो गया आपका व्यंजन, और उसमें जो आ लगा, बड़े आ की मात्रा लगी भारती में, वो हमने स्वर से। र में हमें स्वर की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन ती, भारती, तो ती में आपको जो ता में बड़ी की मात्रा लगी है, वो आपका स्वर की सहायता से लगी है त के ऊपर, तो वो बन गया भारती। अगर मैं विद्या शब्द को लूं, तो व में व आपका हो गया व्यंजन, और उसमें छोटी की मात्रा वो स्वर, तो व को वी बोलने में
मेरे को स्वर की मदद लेनी पड़ी। द के नीचे मैंने हलंत लगाया और या उसमें अ की मात्रा लगा के मैंने व्यंजन के साथ स्वर को मिला दिया, तो य मेरा बन गया या, बड़े की मात्रा के साथ। तो स्वर जो होते हैं वो व्यंजनों में मात्रा के साथ, मात्रा के रूप में आते हैं और उनके उच्चारण में हमें मदद करते हैं। तो स्वर 11, व्यंजन आपके 39, 39 और इनको मिलाकर हमारी हिंदी की वर्णमाला बन जाए। देखा कितने आसान तरीके से हम स्वर और व्यंजन का अर्थ समझ गए। अब शब्द, पद और पदबंध, इन तीनों में हमें भेद समझना है, इन तीनों में हमें अंतर समझना है। तो सबसे पहले हम लेते हैं शब्द क्या होता है। शब्द वर्ड होता है इंग्लिश में, और वर्ड कैसे बनता है, जैसे इंग्लिश में अल्फाबेट्स को जोड़ के वर्ड बनता है, C, A और T, ये 3 अलग अलग अल्फाबेट है, लेकिन जब हम इनको जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है, कैट, एक शब्द बन गया। इसी तरह से हिंदी में आप कमल, कमल, कमल बन गया। कमल आपके 3 अलग अलग व्यंजन थे, जब हमने इनको जोड़ा तो एक शब्द बन गया कमल। अब कमल क्या है, कमल एक सार्थक शब्द है, सार्थक मीन्स मीनिंगफुल शब्द है। कमल एक इंडिपेंडेंट शब्द है, यानी कमल एक स्वतंत्र शब्द है। कमल क्या है, कमल संज्ञा है, ठीक है। मैं इसका अगर परिचय दूं तो कमल क्या है, कमल एक प्रॉपर नाउन भी हो सकता है, एक फूल का नाम भी हो सकता है, किसी व्यक्ति का नाम भी हो सकता है। तो कमल अपने आप में एक शब्द है। तो शब्द क्या होता है, शब्द एक स्वतंत्र और सार्थक हो। शब्द की क्वालिटी है कि वो स्वतंत्र भी होगा और वो सार्थक भी होगा। तो पद क्या है, अब पद जो होता है ना, जब आप एक शब्द को वाक्य में, सेंटेंस में यूज कर लेते हैं तो वो पद बन जाता है। तो क्या फर्क आ जाता है उसमें, शब्द सार्थक है, पद भी सार्थक है। शब्द स्वतंत्र है, पद स्वतंत्र नहीं है। क्यों, क्योंकि वो व्याकरण के नियमों में बंधा हुआ है, यानी कि वो ग्रामेटिकल रूल्स में बंध के ही सेंटेंस में यूज हो रहा है। अगर आप किसी वाक्य में उस शब्द का प्रयोग करेंगे तो वो शब्द जो है वो पद में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों, क्योंकि वो व्याकरण के नियमों में बंधा होता है। किस चीज से बंधा होता है, वो संज्ञा से बंध जाता है, वो क्रिया से बंध जाता है, वो विशेषण से बंध जाता है। वो जब नियमों में बंध जाता है तो शब्द जो है वो पद बन जाता है। वो मीनिंगफुल तो रहता है, सार्थक तो रहता है, पर वो इंडिपेंडेंट नहीं रहता, वो स्वतंत्र नहीं होता। तो ये है आपका शब्द और पद में अंतर। जैसे उदाहरण के लिए राम अपने आप में एक शब्द है, लेकिन जब मैं राम को वाक्य में प्रयोग करती हूँ, राम आम खाता है, तो अब राम शब्द नहीं रहा, राम पद बन गया। तो ये है आपका शब्द और पद में अंतर। तो फिर पद और पदबंध क्या होता है, पदबंध होता है इंग्लिश का फ्रेज, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कन्वेज अ स्पेसिफिक मीनिंग, राइट। अब यहाँ पर हम इसको कैसे यूज करेंगे, आपके मान लीजिए राम मीठे पके हुए आम खाता है। अब राम एक शब्द था, मैंने उसको वाक्य में प्रयोग किया तो वो पद बन गया। अब यहाँ पर राम पदबंध क्या है, पके हुए मीठे आम, ये पदबंध है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, तो ये पदबंध हो गया। अब पद आपका एकल होता है, यानी सिंगुलर होता है, लेकिन पदबंध आपका ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, तो उसमें बहुत सारे शब्द हो सकते हैं और वो स्पेसिफिक मीनिंग कन्वे कर रहे होते हैं। अब हम एक उदाहरण लेते हैं, सीता एक छोटे से गांव में रहती है, ठीक है। तो यहाँ सीता अपने आप में एक शब्द था, मैंने उसको वाक्य में प्रयोग किया। जब उसका सीता एक छोटे से गांव में रहती है तो वो सीता पद बन गया आपका। और जब मैं कहती हूँ छोटे से गांव में रहती है, तो छोटा सा गांव आपका पदबंध है। क्यों पदबंध है, क्योंकि वो गांव के बारे में ही सब कुछ बता रहा है, स्पेसिफिक मीनिंग कन्वे कर रहा है, दैट विलेज इज क्वाइट स्मॉल, ओके, विलेज इज स्मॉल, ये आपको समझा देता है। तो शब्द एकल होता है, अकेला होता है, शब्द स्वतंत्र होता है, शब्द सार्थक होता है। पद आपका मीनिंगफुल होता है, स्वतंत्र नहीं होता, क्योंकि वो व्याकरण के नियमों में बंध जाता है। और जो पदबंध होता है वो आपका ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, एक कुछ शब्द मिलकर एक पदबंध, बंध क्या हो गया, बांध दिया हमने पदों को, तो वो पदबंध बन जाता है जो एक स्पेसिफिक मीनिंग करने। याद रखिए, उदाहरण देना बहुत आवश्यक है। उदाहरण से एग्जामिनर को ये क्लियर हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है कि आपको इनका भेद क्लियर है, आप इनमें अंतर कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको शब्द, पद और पदबंध में अंतर स्पष्ट होगा।